हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, यानी कि फूड रिसोर्सेज में कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं। अभी तक आपने प्लांट्स के बारे में समझा है, क्रॉप्स के बारे में हमने समझा है और हमने स्टार्ट कर लिया था एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री को स्टार्ट करने से पहले आप एक बार देख लीजिए कि आपने अभी तक क्या क्या चीजें समझी हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके पास यहाँ पर आए हैं। चलिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री की। और एनिमल हस्बेंड्री में अभी तक आपने जो समझा है पशुपालन। अब पशुपालन क्या है, हमें अलग से डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सभी क्या करते हैं, पशुओं को पालते हैं। पशुपालन में कुछ टर्म्स हमने देखी थी जिसमें आपने कहा था कि कंट्रोल्ड मैनर में और सिलेक्टिव इन्वायरमेंट दे करके आप क्या करते हैं, पशुओं को पालते हैं। इसी को हमने क्या कहा है, पशुपालन कहा है। पशुपालन जब आप करते हैं तो किसी न किसी प्रकार से आपको कोई ना कोई जो उत्पाद है वो वहां पर मिलता है। अगर आप कैटल की फार्मिंग कर रहे हैं, कैटल को अगर आप पाल रहे हैं, तो आपने कहा आपको दूध मिलेगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, दो प्रकार से उनका लाभ उठा सकते हैं, या फिर जो हल लगाने में उनका वहां पे उपयोग कर सकते हैं। सेकंड, आपने कहा कि अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं फिशरी की, तो फिशरी में आपने कहा कि आप क्या करें, फिशेस को रेयर करते हैं और उन्हें क्या करते हैं, फिशेस को खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमने कहा बी कीपिंग की बात करते हैं, तो आपको वहां से क्या मिलता है, हनी मिलता है। हनी को अलग अलग तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। अगर हम बात करें पोल्ट्री फार्मिंग की, तो आपने कहा एग और मीट के लिए आप क्या करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। तो जो भी आप जंतु या जो पशु है वो पाल रहे हैं, तो उससे कुछ ना कुछ आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे उत्पाद मिलेगा। ठीक है। अभी तक हमने कैटल फार्मिंग के बारे में बात की है और आपने कहा मिल्क एनिमल्स और एनिमल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमने कहा हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि मिल्क प्रोडक्शन में इन्हांसमेंट हो। तो आपने कहा कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो पशु का चारा है या जो कैटल का जो चारा है उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, कैटल हेल्दी रहे, बीमार ना पड़े, उस पर आप ध्यान देंगे। और आप बात करेंगे यहाँ पर क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में। क्रॉस ब्रीडिंग यानी कि जो अच्छी नस्ल होगी उसको आप क्रॉस कराएंगे यहाँ पर जो आपकी स्थानीय जो नस्ल होती है उसके साथ। ठीक है। तो हमने कहा सेम है जैसे हमने प्लांट्स में बात की थी कि आप डिजायरेबल कैरेक्टर को चूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर रहे हैं और फिर वहां पे ब्रीडिंग प्रोसेस हो रही है। क्लियर है यहाँ पे? आगे बढ़ते हैं। और आगे जो हमारे पास टॉपिक आया था वो था फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेयरी एनिमल्स। जो यहाँ पर डेयरी एनिमल्स हैं, डेयरी एनिमल का मतलब क्या होगा, हम कैटल के बारे में बात करें जैसे आप गाय भैंस पालते हैं। डेयरी एनिमल्स की फूड रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो तीन प्रकार के आपके पास यहाँ पर क्या आते हैं, फूड आते हैं। आपने कहा मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। सबसे पहले तो द फूड दैट इज रिक्वायर्ड टू कीप द एनिमल हेल्दी। ठीक है, ऐसा फूड यहाँ पर कैटल को या फिर डेयरी एनिमल्स को दिया जाना चाहिए जिससे कि वो कैसे रहें, स्वस्थ रहें। दूसरा आपने कहा मिल्क प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स। क्या रिक्वायरमेंट होती है मिल्क प्रोडक्शन की, आपने कहा द फूड दैट इज नीडेड इन द लैक्टेशन पीरियड। ठीक है, लैक्टेशन पीरियड यानी कि जब यहाँ पे क्या आता है, गाय और भैंस दूध दे रही होती हैं, तो उस टाइम पे जो फूड दिया जाना चाहिए वो कौन कौन सा होना चाहिए, ऐसा फूड हम दे जिससे कि क्या हो, लैक्टेशन पीरियड बढ़े और जो दूध है दूध में वृद्धि हो। ठीक है। तो एनिमल्स जो होते हैं वो तीन प्रकार के जो भोज्य पदार्थ है उन्हें दिया जाता है। जैसे कि रफेज है, इनमें फाइबर प्रेजेंट होता है, कंसंट्रेट है, इसमें कंटेंट लो फाइबर बट हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। फाइबर कम होंगे लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू कम ज्यादा होती है। तीसरा होता है फीड एडिटिव्स। आपने कहा इंक्लूड्स फूड दैट कंटेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट कैन प्रमोट हेल्थ एंड मिल्क प्रोडक्शन। तो क्या चीजें हमने कही है, हमने कहा डेयरी पशुओं की भोजन आवश्यकताएं। सबसे पहले रख रखाव आवश्यकताएं, वह भोजन जो पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक हो। दूध उत्पादन आवश्यकताएं, स्तनपान अवधि में आवश्यक भोजन जो दिया जाना चाहिए। तो आपने कहा रफेज में फाइबर होता है, सांद्र में आपने कहा कम फाइबर लेकिन उच्च पोषण मूल्य होते हैं।
और लास्ट में आपने बोला यहाँ पे इसमें ऐसे भोजन शामिल है जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य और दूध उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क में ये कि एग्जाम्पल लिखेंगे कि रफेज अगर दे रहे हैं तो उसकी एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, हर एक चारे का आप एग्जाम्पल लिखेंगे। होमवर्क में इसलिए आपको दिया जा रहा है क्योंकि आप जानते हैं आपके घरों में यहाँ पर आपने देखा होगा, पहले तो आप भी यहाँ पे पशु का पालन करते होंगे, नहीं करते हैं तो आपने किसी को देखा होगा या सुना होगा या अपने गांव में आपने लोगों को देखा होगा। आप ये देखेंगे, आप अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से या अपने आस पड़ोस से ऐसे व्यक्तियों से पूछेंगे जो जानते हैं पशुपालन के बारे में और जिन्हें पता है कि पशुओं का पालन कैसे किया जाता है या किसी टाइम पर उन्होंने पशुओं का पालन किया था। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पेरेंट्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स बहुत इजीली दे सकते हैं। आपको सिर्फ ये पूछना है कि वो कौन से भोज्य पदार्थ होते हैं जिनसे कि दुग्ध उत्पादन जो है उसमें वृद्धि होती है। जैसे कि अगर कोई गाय है और गाय दूध देती है तो उसे ऐसा कौन सा चारा हम दें जिससे कि क्या हो, दूध उत्पादन में वृद्धि हो। ठीक है, कुछ ऐसे ही जो भोज्य पदार्थ है वो हमारे लोकल एरिया में पाए जाते हैं जो कि आपके घर में सबको पता होगा। तो एक बार आप लोग पूछेंगे और नाम लिखेंगे कि वो कौन कौन से भोज्य पदार्थ है जिन्हें कैटल को दिया जाना चाहिए जिससे कि क्या हो, दूध उत्पादन में वृद्धि हो। चलिए नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग द कैटल फ्रॉम डिजीज। अब हमारे पास आता है कि ठीक है, हमने ये देख लिया है कि दूध का उत्पादन कैसे किया जाना चाहिए और दूध जो गाय है उसे यहाँ पर रोगों से मुक्त कैसे रखना चाहिए, साफ सफाई हमें रखनी चाहिए, वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, आवाज स्वच्छ और ड्राई होनी चाहिए, प्रॉपर एक शेल्टर होना चाहिए जो कि हार्श वेदर कंडीशन से कैटल्स को या फिर पशुओं की रक्षा करे। अब हमने कहा क्या होगा, डिजीज फ्री रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोटेक्शन आता है और अगर आपने कहा कि प्रोटेक्शन के बाद भी कोई डिजीज हो जाती है तो आपने कहा कि फिर क्या होते हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट आता है। तो पहले प्रिवेंशन होता है, फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट को देखते हैं। तो हमने कहा डिजीज कैन लीड टू रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड इवन द डेथ ऑफ द कैटल। आपने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई कैटल बीमार है यहाँ पर तो सबसे पहले तो वो दूध नहीं देती। आप सारी चीजें जो हैं आप अपने घर से ले सकते हैं, सारे एग्जाम्पल हम अपने घर से देखेंगे। आपने देखा होगा कि अगर पशु बीमार है तो वो दूध नहीं देता है। ठीक है, और इस स्थिति में क्या होता है कि उसे ठीक करने में काफी टाइम लग जाता है। कैटल ठीक हो गई है लेकिन उसके बाद देखा जाता है यहाँ पे मोस्टली क्या चांसेस आते हैं कि जो दूध है यहाँ पर उसके उत्पादन में या फिर जो मिल्क का जो प्रोडक्शन है उसमें क्या आ गई है, कमी आ गई है। जैसे कि अगर कोई गाय पहले 2 किलो दूध देती थी तो अब वो 1.5 किलो ही दूध दे रही है क्योंकि वो बीमार है, वो कमजोर है और मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत कॉमन होता है कि अगर कोई कैटल या फिर कोई डेयरी एनिमल बीमार हो जाता है तो उसके बाद वो फिर जो दूध की मात्रा है वो कम यहाँ पर उत्पन्न होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज है। सेकेंड, हमने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर किसी कैटल को प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये क्या है, पूरा नुकसान है। हमने क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। तो हम सारे वो तरीके यहाँ पर देखेंगे कि जिनसे इम्प्रूवमेंट हो और जिससे क्वालिटी बनी रहे। तो आपने कहा इम्प्रूवमेंट कैसे हो गया, आपकी कैटल, आपके जो डेयरी एनिमल्स हैं वो स्वस्थ रहें, ठीक है, वो बीमार ना पड़े जिससे कि यहाँ पर वो रेगुलरली क्या कर सके, दूध देते रहें। ठीक है, अगर उनकी डेथ हो जाती तो आपने कहा कि ये और ज्यादा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, तो डिजीज अगर किसी कैटल को या किसी डेयरी एनिमल को लग जाती है तो आपने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे आपको नकारात्मक प्रभाव या हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। Mainly, parasites can affect the health of the cattle. These parasites can be found in animals or they may attack them external. आपने कहा कुछ पैरासाइट होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं। जानते हैं जब आपने पोषण के बारे में बात की थी तो हमने परजीवी के बारे में बात की थी। अब परजीवी जो होते हैं, जो पैरासाइट हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, पैरासाइट्स के बारे में। जो पैरासाइट्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। एंडोपैरासाइट, एक्सोपैरासाइट। एंडो का मतलब होता है जो शरीर के अंदर रहते हैं, शरीर
शरीर के अंदर रहकर क्या करें, यहाँ पे पोषण लें। ठीक है, एक्सो पैरासाइट होते हैं जो शरीर के बाहर से पोषण ले। शरीर के बाहर से क्या करें, वो पोषण ले। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पर जो पैरासाइट है वो भी क्या कर सकते हैं, जो कैटल्स हैं उनकी हेल्थ को यहाँ पे प्रभावित कर सकते हैं, या फिर उनकी हेल्थ को यहाँ पे क्या करेंगे, खराब कर सकते हैं। दोनों तरीके के हो सकते हैं, एंडो और एक्सो दोनों हो सकते हैं। आपने कहा कि मेनली पैरासाइट कैन अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द कैटल। दीज पैरासाइट कैन बी फाउंड इन द एनिमल्स और दे में अटैक दैम एक्सटर्नली, यानी कि इंटरनली एक्सटर्नली, आंतरिक रूप से या बाहरी रूप से, दोनों तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन्हें प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इंटरनल पैरासाइट जनरली डैमेज द लिवर। अगर कोई एंडो पैरासाइट है, ठीक है, किसी कैटल की बॉडी में कुछ ऐसा पैरासाइट है जो एंडो पैरासाइट है, यानी कि उसके शरीर के अंदर है, तो वो क्या करेगा, उसके लीवर को क्या करेगा, डैमेज करेगा, उसके स्टमक को डैमेज करेगा। फॉर एग्जाम्पल वर्म्स एंड फ्लूक्स। जो वर्म होते हैं और जो फ्लूक्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो स्टमक है, जो लीवर है, उसे डैमेज करते हैं। द एक्सटर्नल पैरासाइट कॉज स्किन डिजीज इन कैटल। और जो बाहरी जो परजीवी हैं, बाह्य परजीवी होते हैं, वो स्किन डिजीज को कॉज करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी बीमारियां कुछ ऐसी होती हैं कि जो फैलती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर गायों की कोई बीमारी आती है तो वो फैलती रहती है। ठीक है, एक गाय से दूसरे में, दूसरे से तीसरी गाय में वो फैलती रहती है। जैसे पुराने टाइम पे एक बीमारी हुआ करती थी, खुर की बीमारी। तो यहाँ पर क्या है, वो जो बीमारी बहुत तेजी से फैलती थी। नेक्स्ट हमने कहा सम बैक्टीरिया एंड वायरस आल्सो कॉल्ड सेवरल डिजीज इन द कैटल। आपने कहा कि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु और विषाणु, ये भी क्या कर सकते हैं, कैटल में बीमारियों को उत्पन्न कर सकते हैं। अ गुड वे टू प्रिवेंट डिजीज इज वैक्सीनेशन। आपने कहा इन सभी का अगर हम उपचार देखें तो हमने कहा हम वैक्सीनेशन करवा दें, टीकाकरण करवा दें। अब टीकाकरण क्या होता है ये आपने समझा है, हमने कई बार टीकाकरण को यहाँ पे डिस्कस किया है, क्या होता है वैक्सीनेशन। तो क्या चीजें हमने समझी है यहाँ पर, मवेशियों को बीमारियों से हम कैसे बचा सकते हैं। आपने कहा बीमारियों के कारण दूध के उत्पादन में कमी आ सकती है और मवेशियों की मृत्यु भी हो सकती है। मुख्यतः परजीवी मवेशियों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। ये परजीवी जानवरों में पाए जा सकते हैं या उन पर बाहरी रूप से हमला कर सकते हैं। आंतरिक परजीवी आमतौर पर इन जानवरों के जिगर और पेट को नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए कीड़े और जो फ्लूक्स होते हैं। बाहरी परजीवी मवेशियों में त्वचा रोग का कारण बनते हैं। कभी कभी बैक्टीरिया और वायरस भी मवेशियों में कई बीमारियों को बुलावा देते हैं। बीमारियों से बचाव का एक अच्छा तरीका क्या है, टीकाकरण है। क्या होता है टीकाकरण, तो आपने कहा कि यहाँ पर जैसे कि कोई बीमारी बैक्टीरिया से हो रही है, जैसे कोई बीमारी वायरस से हो रही है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम टीकाकरण करा सकते हैं, वैक्सीनेशन करा सकते हैं। जब टीकाकरण कराया जाता है तो यहाँ पर बनेंगी एंटीबॉडीज और यहाँ पर बनेंगी मेमोरी सेल। ठीक है, अब टीकाकरण में हम क्या कहते हैं, हमने का जो पैथोजन है, टीकाकरण में क्या किया जाता है, जो पैथोजन है, पैथोजन को क्या कहते हैं, रोगजनक कहते हैं। पैथोजन को क्या कहते हैं, रोगजनक कहते हैं। ठीक है, रोगजनक को हम इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इनएक्टिव जो कैसे रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। चलिए इनएक्टिव इनफ है, ठीक है, हमें स्पेस चाहिए। तो यहाँ पे क्या होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में हम इन्हें परिवर्तित कर देते हैं। अब उसके बाद इन्हें कहाँ डाला जाता है, बॉडी के अंदर इंजेक्शन के थ्रू डाला जाता है। इससे क्या होगा, जब एक पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी इम्यून सेल्स उसे पहचानेंगी, क्योंकि उनमें लगे होंगे स्पेसिफिक एंटीजन। क्या लगे होंगे, इनमें एंटीजन लगे होंगे। एंटीजन हमने क्या बोला है, एंटीजन का मतलब हमने क्या समझा है, एज अ नेम प्लेट काम करते हैं। हमें ये बताएंगे कि ये क्या है, फॉरेन सेल है या पैथोजन है। हमारा जो जब ये बॉडी के अंदर डालेंगे तो उसके बाद हमारा जो इम्यून सिस्टम है,
वो एक्टिव हो करके एंटीबॉडीज बनाएगा और मेमोरी सेल बनाएगा। ठीक है, एंटीबॉडीज क्या करेंगी, ये जो रोगजनक है, ये जो पैथोजन है, ये जो पैथोजन है इसे क्या करेंगे, किल करेंगे। ठीक है, इसे किल कर देंगे, क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी में है तो ये हमें किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएगा और हमारा इम्यून सिस्टम आराम से काम कर रहा है, उसे कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही है। तो एंटीबॉडीज ने तो पैथोजन को किल करने में मदद कर दी है। अब आती है जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो जिसके लिए हमने ये सारी चीजें की है, वो है हमारी मेमोरी सेल। हमारी बॉडी में एक बार किसी पैथोजन के लिए मेमोरी सेल बन जाते हैं तो वो हमेशा रहती हैं। ठीक है, एक बार कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आ गया है तो उसके लिए मेमोरी सेल हमारी बॉडी में रहती है। अब जब सेम पैथोजन हमारी बॉडी में आएगा और वो एक्टिव फॉर्म में भी रहेगा तो उसी टाइम पे क्या होती है, जो मेमोरी सेल है वो उसे डिटेक्ट करके उसी टाइम, क्योंकि एंटीबॉडीज ऑलरेडी बनी हुई हैं, ठीक है, मेमोरी सेल उसके लिए है, तो उसी टाइम पे उस पैथोजन को मार दिया जाता है, उसे किल कर दिया जाता है। अब इस टाइम पीरियड में पैथोजन को इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि वो इन्फेक्शन को फैला सके। सारी चीजें किस लिए की जा रही हैं, इनएक्टिव फॉर्म में इसीलिए डाला जा रहा है क्योंकि जब पहली बार बॉडी में इंसर्ट होगा तो लॉन्ग प्रोसेस होगी, पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने का इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाएगा, साथ में मेमोरी सेल बनाएगा, एंटीबॉडीज तब जाके क्या करेंगे, अपना जो यहाँ पे इफेक्ट है या अपना जो एक्शन है वो वहां पर दिखाएंगे। लेकिन सेकेंड टाइम जब बॉडी में इंसर्ट होता है तो आपने का आइडेंटिफाई करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल ऑलरेडी बनी हुई है, तो सीधे एक्शन वहां पर लिया जाता है। तो इसीलिए पहले क्या किया है, इनएक्टिव फॉर्म में डाला गया है ताकि अगर यहाँ पर इन्फेक्शन हो और अगर वो पैथोजन बॉडी में आ जाए तो एकदम से क्विकली वहां पे क्या हो, प्रोसेसिंग हो। ठीक है, तो हमने कहा कि इन सभी से निजात पाने का एक आसान तरीका है वैक्सीनेशन करा दी जाए, जिससे कि ऑलरेडी जो यहाँ पर जीव है उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनी रहे किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए एक बार आप लोग पढ़ लीजिए कि आप किस प्रकार से मवेशियों को बीमारियों से बचा सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। तो पोल्ट्री फार्मिंग में बेसिकली आपको याद क्या रखना है, देखिए याद कुछ भी नहीं रखना है। अगर हमने कैटल फार्मिंग के बारे में बात की है तो हमने उसमें ये याद रखना है कि कैटल कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। क्या रीजन है, दो टाइप में, एक तो हमें मिल्क दे रहे हैं, एक को हम क्या करें, खेतों में हल लगाने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी आपको ये देखना है कि यहाँ पर आप कैटल्स में अगर मिल्क प्रोडक्शन को आपको इन्हांस करना है तो आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैटल्स को डिजीज फ्री आप किस प्रकार से रख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल में क्या करेंगे, कुछ कैटल्स के जो जैसे आपने कहा कि कुछ जो गाय हैं उनकी नस्लें जो है उनको आप याद कर लेंगे। देसी नस्ल कौन सी होती हैं, आपने कहा था कि जो फॉरेन ब्रीड आपके पास आती हैं और लोकल ब्रीड आपके पास आती हैं। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग में भी सेम चीजें वही हम यहाँ पर देखेंगे, आपको बताया गया है यहाँ पर। पोल्ट्री फार्मिंग इंक्लूड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्ट्री आर। पोल्ट्री फार्मिंग में आप अलग अलग प्रकार के जो बर्ड्स होते हैं उन्हें यहाँ पर क्या करते हैं, पालते हैं। जैसे कि आपने कहा चिकन हो गया है, जैसे कि डक है, जैसे कि गूज है, जैसे कि पिजन है, जैसे कि टर्की है। ठीक है, रीजन क्या है इनको पालने का, इनको इनकी रेयरिंग का जो मेन रीजन है, आपने कहा गेटिंग एग्स थ्रू लेयर्स। अगर हम बात करें यहाँ पर चिकन की तो हमने कहा कि जो इनको पालते हैं तो हम एग्स के प्रोडक्शन के लिए इन्हें पालते हैं। ये गेटिंग चिकन मेड थ्रू अ ब्रॉयलर, दो टाइप होते हैं, लेयर्स और ब्रॉयलर्स। इनमें क्या होते हैं, अलग अलग टाइप की जो यहाँ पे वैरायटी होती है उन्हें हम अलग अलग रीजन के लिए यहाँ पे पालते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स क्या क्या एग्जाम्पल है, इंडिजीनियस ब्रीड होती है और फॉरेन ब्रीड होती है। इंडिजीनियस जो हमारी लोकल ब्रीड है और फॉरेन जो कि बाहर की ब्रीड है। तो इंडियन ब्रीड में आप असील एंड बुरोसा की बात करते हैं और फॉरेन में आप लैंगहॉर्न और ब्लैक माइनोर्का की बात करते हैं। जैसे कि दो ब्रीड आपको बता रखे हैं, असील एंड लैंगहॉर्न। असील इंडियन ब्रीड है एंड लैंगहॉर्न क्या है, फॉरेन ब्रीड है। तो आप क्या करेंगे, कम से कम दो दो एग्जाम्पल यहाँ पर याद रखेंगे, आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने कहा क्रॉस ब्रीडिंग इज द वे टू अचीव दिस, जनरली अ फॉरेन ब्रीड ऑफ चिकन आर क्रॉस्ड विद द इंडियन ब्रीड टू अचीव हाई क्वालिटी
इट डज हैज बेटर ट्रेड्स। ठीक है, हमने कहा अगर हमें अच्छे ट्रेड्स चाहिए, अच्छे हमें क्वालिटीज चाहिए, अच्छे कैरेक्टर चाहिए, तो सेम वही है कि आपको क्या कराना पड़ेगा, क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग समझते हैं आप लोग? आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, अलग अलग वैरायटी के बीच में आप क्या करा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं, जिससे कि आपको डिजायरेबल कैरेक्टर मिले। अब ये चीज जो आपने प्लांट में पढ़ी है सेम वही चीज है। ठीक है, आपने कहा जो बेसिक जो आपने कहा इसका फैक्ट है वो सेम है। तो आपने कहा क्या क्या आपको यहाँ पर अचीवमेंट्स मिल सकती हैं या क्या क्या कैरेक्टर आपको मिल सकते हैं, वो है इंक्रीज इन अ नंबर ऑफ चिक्स। आपको ज़्यादा जो यहाँ पे चिक्स होते हैं वो मिल सकते हैं। दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, या हाई टेम्परेचर पर इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने कहा दे डू नॉट रिक्वायर अ मच मेंटेनेंस, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है। दे कैन सर्वाइव अ चीप डाइट, ये चीप डाइट पे भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ये वो मेथड है जिससे कि आपकी लागत कम लगे और आपको उत्पादन अधिक मिल सके। ठीक है, तो यही तो है आपने का प्रॉफिट। अगर हम देखें तो यहीं पर हो रहा है कि आपको क्या है, ज़्यादा चिक्स मिल रहे हैं, ये हाई टेम्परेचर पे टॉलरेट कर पा रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करना पड़ रहा है। और आपने कहा ये चीप डाइट पे भी सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो आपको एक्सपेंसिव डाइट यहाँ पर लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, ये कैसे हुआ है, क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा हुआ है। चलिए, अब आप बात करते हैं अलग अलग टाइप्स के जो आपके पास क्या आते हैं, चिकन आते हैं, जैसे ब्रॉयलर चिकन है या लेयर्स है, तो दोनों के रीजन अलग अलग है। आपने कहा दे नीड अ डाइट विद हाई क्वालिटी ऑफ अ विटामिन ए एंड के, प्रोटीन एंड फैट। ठीक है, जो ब्रॉयलर होते हैं उन्हें क्या चाहिए होती है, हाई क्वालिटी की डाइट चाहिए होती है। मेनली विटामिन ए और विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन और फैट की रिक्वायरमेंट होती है। दे नीड स्पेशल केयर टू मेंटेन फीडिंग एंड अवॉइडिंग डेथ। इन्हें क्या चाहिए होता है, स्पेशल केयर चाहिए होती है जो कि इनकी जो इन्हें मेंटेन रख सके और इनकी डेथ ना हो। नेक्स्ट आपने कहा प्रॉपर हाइजीन एंड टेम्परेचर कंडीशंस शुड बी प्रोवाइडेड टू द ब्रॉयलर चिकन। आपने कहा कि इन्हें क्या होता है, प्रॉपर हाइजीन और प्रॉपर टेम्परेचर इन्हें क्या देना पड़ता है, प्रोवाइड करवाना पड़ता है। इन शॉर्ट आपने कहा आप इनके हर चीज का ध्यान रखेंगे। अगर लेयर्स की हम बात करें, आपने कहा दे डू नॉट रिक्वायर सच न्यूट्रिएंट रिच डाइट। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पोषक तत्व भरपूर भोजन इन्हें देना होता है। दे जस्ट नीड अ कंट्रोल डाइट। आप इन्हें क्या देंगे, लिमिटेड वे में क्या देंगे, डाइट देंगे। द लेयर्स रिक्वायर अ मोर स्पेस एंड लाइटिंग एज कम्पेयर टू ब्रॉयलर्स। ब्रॉयलर्स की तुलना में इन्हें ज्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है, इन्हें ज्यादा लाइटनिंग चाहिए होती है। ठीक है, खुली जगह चाहिए और ज्यादा क्या चाहिए, लाइटनिंग चाहिए। Disease control methods should also be adapted against the disease that are generally caused by bacteria, fungi, and parasites in broilers and layers. These things then can be spread regularly to avoid such as disease. Sometimes deficiency of nutrients can also lead to disease. Vaccination is a good way to protect the poultry fowl from disease. क्या क्या हमने बात की है, आपने कहा कि यहाँ पर ये ब्रॉयलर है और ये लेयर है यहाँ पे। ठीक है, आपने कहा इन्हें उच्च गुणवत्ता वाले विटामिन ए और के, प्रोटीन और वसा वाले आहार की आवश्यकता होती है। पंख बनाए रखने और मृत्यु से बचने के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ब्रॉयलर चिकन को उचित स्वच्छता और तापमान की आवश्यकता होती है। अगर हम लेयर्स की बात करें तो आपने कहा इन्हें ऐसे पोषक तत्वों से भरपूर आहार की आवश्यकता नहीं होती है, इन्हें नियंत्रित आहार की आवश्यकता होती है। ब्रॉयलर की तुलना में परतों को अधिक जगह और बिजली की आवश्यकता होती है। रोग नियंत्रण विधियों को उन बीमारियों के खिलाफ भी अपनाया जाना चाहिए जो आमतौर पर ब्रॉयलर और परतों में बैक्टीरिया, कवक और परजीवियों के कारण होती है। ऐसी बीमारियों से बचने के लिए नियमित रूप से कीटाणुनाशक का छिड़काव किया जाना चाहिए। कई बार पोषण की कमी से भी बीमारियां हो सकती हैं। पोल्ट्री मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण एक अच्छा तरीका है। तो ये हमने पढ़ा है पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। एक बार रीड कीजिए, आपने सारे जो पॉइंट्स है वो अपनी कॉपी में लिखे होंगे, तो जल्दी से आप लोगों को रिवाइज कर लेने हैं। चलिए, और नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है फिशरीज। हम फिशरीज के बारे में बात करेंगे, फिश प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। दो चीजें आती है, फिश प्रोडक्शन एंड मरीन फिशरीज। तो दोनों में क्या है, आपने कहा फिश प्रोडक्शन में क्या है, फिश कैन बी ऑब्टेन इन टू वेज।
हम दो तरीके से फिशेस को कैप्चर कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप गए और आपने जो सी होते हैं, जो समुद्र होते हैं, उनसे आपने क्या किया है, फिशेस को कैप्चर कर लिया है, या फिर आपने क्या किया है, एक पॉन्ड बनाया है, ठीक है, आर्टिफिशियल पॉन्ड, और उसमें आप क्या कर रहे हैं, रेयरिंग कर रहे हैं फिशेस की, ठीक है। तो आपने कहा फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज कैप्चरिंग फिशेज एंड फ्रॉम फिश फार्मिंग कल्चर फिश, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मरीन फिशेज। आपने कहा मरीन फिशेज आर कप यूजिंग अ फिश नेट एंड अ मैकेनिकल कैप्चरिंग टेक्निक। तो अगर मरीन फिशेज की हम बात करें, मरीन फिशरी में क्या होता है, मरीन का मतलब होता है जो लवणीय जल होता है, ठीक है। दो टाइप का हम पढ़ते हैं, आपने कहा फ्रेश वाटर होता है, मरीन वाटर होता है, ब्रैकिश होता है, ब्रैकिश का मतलब होता है बीच का, मरीन और फ्रेश वाटर के बीच का जो होता है, आपने ब्रैकिश वाटर आप उसे कहते हैं। तो मरीन फिशेस को पकड़ने के लिए आप फिश नेट का यूज करते हैं, मैकेनिकल कैप्चरिंग का यूज करते हैं। द मेन सोर्स ऑफ मरीन फिशेस इज मरीन वाटर और सॉल्ट वाटर, ठीक है, ये हम जानते हैं जनरली। लार्ज नंबर ऑफ फिशेस कैन बी कैप्चर्ड एट अ टाइम थ्रू अ मैरीकल्चर। एग्जाम्पल है ट्यूना है, बॉम्बे डक है एंड प्रॉन्स है। तो हमने कहा मछलियों को हम दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों से जैसे कि मछली पकड़ना, और मछली पालन से जैसे कि मछली को आप क्या करते हैं, पालते हैं एक पॉन्ड में, ठीक है। समुद्री मत्स्य पालन में क्या पड़ा, समुद्री मछलियां फिशनेट और यांत्रिक कैप्चरिंग तकनीकों का उपयोग करके पकड़ी जाती हैं। समुद्री मछलियों का मुख्य स्रोत समुद्री जल या खारा पानी है। आमतौर पर समुद्री कृषि के माध्यम से एक समय में बड़ी संख्या में मछलियां पकड़ी जा सकती हैं। ये आपके पास एग्जाम्पल आ जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर इनलैंड फिशरीज के बारे में, क्या होती हैं, क्या क्या उनके एग्जाम्पल हैं। जैसे कुछ फिशेज आप देख रहे हैं, कटला है, सिल्वर कार्प है, रोहू है, ग्रास कार्प है, मृगाल है, कॉमन कार्प है। ये सारी फिशेज हैं जिन्हें आप फिशरीज में पढ़ते हैं और जिन्हें यहाँ पर पाला भी जाता है। तो आप देखते हैं, आपने छोटे छोटे एक्वेरियम देखे होंगे, वो क्या होते हैं, आपने कहा सजावट के तौर पर आप उन्हें रखते हैं या उनको पालते हैं। अगर हम देखें कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो पॉन्ड होते हैं वो भी बनाए जाते हैं और उनमें फिशेस को पाला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इनलैंड फिशरीज क्या होती हैं, इसके बारे में आप लोग घर से पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।